नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो हमारा इससे पहला अध्याय था, उसके अंतर्गत हमने बात करी थी कि जब भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति थी। तो देखिए, जो भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमान आक्रमणकारी थे, उनमें जो आपका अंतिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत में लूटपाट के द्वारा जो कुछ भी जीता था उसको अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। ठीक है, भारत से जाते जाते मोहम्मद गोरी ने भारत में जो कुछ भी जीता था वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को देखने के बाद ये वापस अपने देश लौट गया था या इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फिलहाल ये वाली बात तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा दिल्ली के राज सिंहासन पर एक वंश की स्थापना की गई जिसका नाम था गुलाम वंश। और ऐसे करके आपके कई सारे वंश आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 5 वंश आए आपके। और इन 5 वंशों के शासन काल को हम सल्तनत काल के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सल्तनत काल के दौरान हमारा मध्य प्रदेश राज्य जो है वो कैसा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देता हूं मैं। देखिए, सल्तनत काल। ठीक है, तो देखिए, सल्तनत काल के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनमें से जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो आता है हमारा गुलाम वंश। अगर हम बात करें गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश से संबंधित ऐसी कौन सी बातें आती हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण है, तो देखिए, पहले नंबर पर जो फैक्ट हमको देखने को मिलता है वो आप सभी को पता ही है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट, क्या नाम था इसका? परिमार्दी देव। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने चंदेल वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट परिमार्दी देव को कलिंजर के युद्ध में हराया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट परिमार्दी देव को कलिंजर के युद्ध में हराकर कलिंजर पर अपनी विजय हासिल कर ली। और इसी के साथ साथ इसने समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, पहली बात आपकी क्या आती है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने चंदेल वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट को कलिंजर के युद्ध में हराकर संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का अगला जो शासक बनता है वो है इल्तुमिश। अगर हम बात करें इल्तुमिश के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें इल्तुमिश के बारे में, तो देखिए, इल्तुमिश ने भी मध्य प्रदेश राज्य में आक्रमण किए थे। कब किए थे? जो गुजरात के चालुक्य वंश का शासक देवपाल था। ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश का शासक देवपाल। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य वंश के शासक देवपाल के शासनकाल में किसने हमला किया था? इल्तुमिश ने हमला किया था। ठीक है, देखिए, गुजरात के चालुक्य वंश के शासक देवपाल के शासनकाल में इल्तुमिश ने मध्य प्रदेश में हमला किया। और ये कहां पर किया? मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर। कहां पर किया इसने? मालवा क्षेत्र पर। आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसने गुजरात के
चालुक्य वंश के शासक देवपाल के शासन काल में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया। वहीं इसने 1233 ईस्वी में विदिशा पर आक्रमण कर उसको लूटा। ठीक है, 1233 ईस्वी में विदिशा पर आक्रमण कर उसको लूटा और इसी के साथ साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा। इसके अलावा इसने ग्वालियर एवं मांडू पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था अपने शासन काल में। ठीक है, कहां कहां पर? ग्वालियर एवं मांडू। ठीक है, लेकिन ये इल्तुतमिश की जो विजय थी ये ज्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकी थी। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का जो अगला शासक आया वो आया बलबन। बलबन ने भी मध्य प्रदेश में हमले किए। अब बलबन ने कब किए थे? देखिए, जो गुजरात के चालुक्य वंश का शासक देवपाल था, इसके उत्तराधिकारी जयतुग्गी के शासन काल में बलबन ने मध्य प्रदेश में हमले किए। तो तीन बातें ऐसी हैं जो कि आपके गुलाम वंश से संबंधित है। देखिए, पहली, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन करने वाले चंदेल वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट परिमार्दी देव को कलिंजर के युद्ध में हराकर समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। दूसरी बात आती है कि इल्तुतमिश ने गुजरात, देखिए इस वंश का जो अगला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा इल्तुतमिश, इसने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक देवपाल के शासनकाल में मालवा पर आक्रमण किया। 1233 ईस्वी में इसने विदिशा पर आक्रमण कर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। इसी के साथ साथ इसने ग्वालियर एवं मांडू पर भी अपनी विजय हासिल की और जो देवपाल का उत्तराधिकारी जयतुग्गी था, इसके शासनकाल में बलबन ने मध्य प्रदेश पर हमला किया था। तो ये बात हो गई आपके गुलाम वंश की। अब हम बात करते हैं आगे, गुलाम के बाद जो हमारा अगला वंश है वो है खिलजी वंश। तो चलिए खिलजी वंश को भी हम देखते हैं। चलिए तो हेडिंग डालते हैं अपन खिलजी वंश। अगर हम बात करें खिलजी वंश के बारे में तो देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने मांडू पर हमला कर उसको लूटा। ठीक है, इसने मांडू पर हमला कर उसे लूटा। तो पहली बात क्या है? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू पर हमला कर उसको लूटा था। मांडू, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि धार जिले के अंतर्गत जो परमार वंश की राजधानी थी वो मांडू ही थी। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भारत एवं मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो कि एक समय पहले मध्यकाल में परमार वंश के अधीन रहा है। उसके बाद परमार वंश के अधीन रहा है और उसके बाद जो मुस्लिम शासक थे उनके अंतर्गत ये क्षेत्र रहा था। काफी ज्यादा यहाँ पर देखने की चीजें हैं, अगर आप कभी जाओ तो देखकर आना। तो देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में मांडू पर हमला कर उसको लूटा था। देन इसके बाद जो हमारा अगला फैक्ट है, देखिए जो आपका जलालुद्दीन खिलजी था, इसने ग्वालियर में एक गुंबद आकार के विशाल विश्राम गृह का निर्माण किया था। ठीक है, इसने ग्वालियर में गुंबद आकार के विशाल विश्राम गृह का निर्माण
का निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली बात, मांडू पर हमला कर उसको लूटा और ग्वालियर में एक गुंबद आकार की विशाल विश्राम गृह का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा इसने कलिंजर, मिल्सा, चंदेरी, धार आदि नगरों को लूटा था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो आप सबको पता ही है कि 1305 ईस्वी में, ठीक है, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, क्या नाम था इसका? आई ए मुल्क। तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन ए मुल्क ने परमार वंश के अंतिम शासक महकाल देव को परास्त कर मालवा को सल्तनत साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। देखिए, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन ए मुल्क ने परमार वंश के अंतिम शासक महकाल देव को परास्त कर मालवा को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मिला लिया था। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपकी खिलजी वंश से संबंधित हैं। देखिए, पहली बात, इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू पर हमला कर उसको लूटा। जलालुद्दीन खिलजी ने गुंबद आकार के विशाल विश्राम गृह का निर्माण करवाया था, और ये कहां पर करवाया था? इसने ग्वालियर में कराया था। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में एक गुंबद आकार के विशाल विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। दैट इसी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसने आइन ए मुल्क के माध्यम से परमार वंश के अंतिम शासक महकाल देव को परास्त कर मालवा को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है हमारा तुगलक वंश। ठीक है, आगे आता है हमारा तुगलक वंश। चलिए अब तुगलक वंश को देखते हैं। तो तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तुगलक वंश के संस्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसके प्रांतपति ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के प्रांतपति ने दमोह में एक महल का निर्माण करवाया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के प्रांतपति ने दमोह में एक महल का निर्माण करवाया, जिसका उल्लेख हमको बटियागढ़ के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, बटियागढ़ जो है ये दमोह जिले की ही एक तहसील का नाम है। तो याद रखिएगा, देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक के राज्यपाल ने दमोह जिले में एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख दमोह जिले के ही एक तहसील बटियागढ़ से प्राप्त शिलालेख में मिलता है। पहली बात। दूसरी देखिए, अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, फिर देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बस यही बात है। फिर देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद इस वंश का अगला शासक कौन हुआ? इसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने चंदेरी एवं मालवा पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, चंदेरी एवं मालवा पर इसने पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था।
मैं ये जो सारी बातें बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसका मैं आपको लिखित पीडीएफ भी दूंगा, तो आप पीडीएफ में ये सारी बातें देख सकते हैं, और जो जो बातें इंपॉर्टेंट है आपकी वो मैं आपके बोर्ड पे लिखता चलता हूँ। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चंदेरी एवं मालवा पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था, और इसने बटियागढ़ के प्राणियों के लिए, देखिए इसने बटियागढ़ के प्राणियों के लिए गोमट, बावड़ी व बगीचे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसने बटियागढ़ के प्राणियों के लिए गोमट, बावड़ी व बगीचे का निर्माण कराया था, और इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो है आपका अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए पहले अगर हम बात करें बटियागढ़ के बारे में, अगर हमको नहीं पता कि बटियागढ़ कहाँ पर है तो एक बात अलग हो जाती है, लेकिन अब जब हमको पता चल गया है कि बटियागढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है, और मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के जो दमोह जिला है वहां की एक तहसील है, तो क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किस स्थान के प्राणियों के लिए गोमट, बावड़ी व बगीचे का निर्माण करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा, बटियागढ़ के प्राणियों के लिए गोमट, बावड़ी और बगीचे का निर्माण कराया था, जो कि दमोह जिले की एक तहसील है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसने एक बार अपने शासनकाल में राजधानी का परिवर्तन किया था, काफी सारी इसने योजनाएं चलाई थी, और बाद में ये सारी योजनाएं विफल हो गई थी, और यही कारण है कि इसको मध्यकाल में पागल बादशाह कहकर संबोधित कर दिया गया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में एक योजना चलाई, राजधानी का इसने परिवर्तन किया। दिल्ली उस समय इसकी राजधानी थी, और दिल्ली से परिवर्तित कर कर इसने देवगिरी परिवर्तित की। तो जब ये दिल्ली से देवगिरी जा रहा था, ठीक है, राजधानी परिवर्तन के अंतर्गत दिल्ली से देवगिरी जाते समय ये कहां पर ठहरा था, तो देखिए राजधानी परिवर्तन के समय जब ये दिल्ली से देवगिरी जा रहा था, उस समय ये कुछ समय के लिए धार के किले में ठहरा था। ठीक है, ठहरा था या विश्राम किया था। ये श्रावणी बना देता हूं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के समय दिल्ली से देवगिरी जाते समय धार के किले में कुछ देर के लिए विश्राम किया था। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी आया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक के साक्ष्य हमको मध्य प्रदेश में कहां से मिले हैं, देखिए फिरोज शाह तुगलक के साक्ष्य हमको मध्य प्रदेश में दुल्हनीपुर से मिले हैं। ठीक है, कहां से मिले हैं, दुल्हनीपुर से मिले हैं, और दुल्हनीपुर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में से फिरोज शाह तुगलक से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या दोगे, सागर जिले के दुल्हनीपुर नामक स्थान से फिरोज शाह तुगलक से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं। देन जो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, जो आपका फिरोज शाह तुगलक था, इसने दिलावर खान को, ठीक है, आपको हाँ दिलावर खान, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खान को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था, मांडू का राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए
मांडू, जिसके बारे में मैंने आपको अभी हाल बताया था कि ये मध्य प्रदेश एवं भारत का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो कि परमार वंश की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि एक समय पहले अभी क्या पर है, धार में स्थित है। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने मांडू का राज्यपाल किसको नियुक्त किया था? दिलावर खान को नियुक्त किया था अपने शासनकाल में। फिर देखिए, तुगलक वंश से संबंधित ये कुछ बातें हैं जो को आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं बातों के अंतर्गत अगर तुगलक वंश से कुछ आएगा तो इन्हीं बातों के अंतर्गत आएगा। देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के प्रांतपति ने दमोह में एक महल का निर्माण करवाया, जिसका उल्लेख बटियागढ़ के शिलालेख में मिलता है। फिर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने बटियागढ़ के प्राणियों के लिए गोमट बावरी बाग बगीचे का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बटियागढ़ के प्राणियों के लिए गोमट बावड़ी एवं बगीचे का निर्माण करवाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दिल्ली से देवगिरी जाते समय धार, जो आपका धार जिला है, धार जिले के किले में ठहरा था। यहाँ पर इसने विश्राम किया था। फिर इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था, इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के दुल्लीपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए और फिरोज शाह तुगलक ने दिलावर खान को मध्य प्रदेश राज्य के मांडू का राज्यपाल नियुक्त किया था। उम्मीद करता हूँ आपको तुगलक वंश के अंतर्गत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई हो कोई भी चीज़, अगर आपको बिल्कुल भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप लिखकर भेजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर भेज दूंगा उस डाउट के ऊपर। ठीक है, लेकिन आप कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपको कहां पर कौन सी बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो देखिए, ये तो हो जाता है आपका तुगलक वंश समाप्त। अब देखिए, तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में आप जानते ही हो कि सैयद वंश जो था, ये ज्यादा बड़ा काफी वंश नहीं था, और ऐसा ये वंश था, छोटा सा वंश था, ज्यादा लंबे समय तक ये चला नहीं था। और इसी के साथ साथ ये जो वंश था, ये उत्तर भारत के क्षेत्र में ही सीमित था, दक्षिण में इसने प्रवेश नहीं किया था। तो इस प्रकार सैयद वंश से हमको मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इसके बाद जो हमारा वंश आता है लोधी वंश, तो उससे संबंधित हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए लोधी वंश के बारे में अगर हम बात करें, लोधी वंश, इससे संबंधित हमको तीन महत्वपूर्ण बातें ऐसी मिलती हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। पहली देखिए, आपने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का नाम तो सुना ही होगा, काफी प्रसिद्ध रहा है ये इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो आपने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी का नाम तो सुना ही होगा। इब्राहिम लोधी के समय मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर किसका शासन था? महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। याद रखिएगा, महमूद खिलजी द्वितीय। तो पहली बात आपको क्या याद रखना है, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के समय मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र पर महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। दूसरी बात देखिए, जो इब्राहिम लोधी था, इसने 1517 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर पर हमला किया। ठीक है, इब्राहिम लोधी ने 1517 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर पर हमला किया। उस समय ग्वालियर पर तोमर वंश का अधिकार था, और उस समय तोमर वंश के जो काफी प्रसिद्ध राजा थे, राजा मानसिंह तोमर, ये क्या कर रहे थे? ग्वालियर पर शासन कर रहे थे। तो इब्राहिम लोधी ने जब 1517 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर पर हमला किया, तो इसने इब्राहिम लोधी और राजा मानसिंह तोमर के मध्य जो संघर्ष हुआ, इस कारणवश से
इस संघर्ष में इब्राहिम लोदी ने राजा मानसिंह तोमर को हरा दिया था। ठीक है, तो पहली बात, इब्राहिम लोदी ने 1517 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर पर हमला कर तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक राजा मानसिंह तोमर को हराया। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको पता ही है कि तोमर वंश का जो अंतिम सम्राट था, तोमर वंश के अंतिम सम्राट का नाम क्या था? राजा विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य था, ये 1526 की पानीपत की लड़ाई में, ठीक है, विक्रमादित्य 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के सामंत के रूप में बाबर की सेना से लड़ा था। ठीक है, किससे लड़ा था? ये बाबर की सेना से लड़ा था। तो याद रखिएगा, देखिए विक्रमादित्य जो था तोमर वंश का अंतिम सम्राट, ये 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के सामंत के रूप में बाबर की सेना से लड़ा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी यहां पर दो बातें तो आपको पहले से ही पता है, एक बात ऐसी है जो कि एक्स्ट्रा है। देखिए, तीनों का हम रिवाइज करते हैं। लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के शासन काल में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। पहली बात, इब्राहिम लोदी ने 1517 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र पर हमला कर तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक राजा मानसिंह तोमर को हरा दिया था। ठीक है, फिर तीसरी बात, तोमर वंश के अंतिम शासक विक्रमादित्य ने 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के सामंत के रूप में बाबर की सेना के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, इन्होंने 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सामंत के रूप में बाबर की सेना से टक्कर ली थी, और ये दोनों हार गए थे। इब्राहिम लोदी और ये विक्रमादित्य दोनों हार गए थे, और फिर हो जाती है किसकी विजय? बाबर की, और स्टार्टिंग होता है आपका मुगल काल। तो इसके बाद अगला लेक्चर होगा आपका मुगल काल पर। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भारी मात्रा में लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत एहसान होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद हम मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा अगला अध्याय होगा वो मुगल काल पर आधारित होगा।